हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखते हैं क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Financial statements are written report created by a company's management to summarize the financial condition। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक रिटन रिपोर्ट होती है, यानी रिपोर्ट लिखी हुई रिपोर्ट होती है जो कि क्रिएटेड की जाती है। किसके द्वारा क्रिएटेड की जाती है? कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा। कंपनी के मैनेजमेंट एक रिटन रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये रिपोर्ट क्या काम करती है? समराइज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एट प्रेजेंट बिजनेस किस जगह स्टैंड कर रहा है, उसको समराइज करती है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में एक कंपनी की क्या कंडीशन है उसको ये रिपोर्ट समराइज करती है। दीज स्टेटमेंट्स विच कंप्राइज द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट and statement of shareholders equity must be prepared in accordance with the specified and standardized accounting statement। ये जो स्टेटमेंट है कौन कौन से? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन सबको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। किस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए? जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको दे रखे हैं उन सब के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये सारी स्टेटमेंट्स हमारे प्रिपेयर होने चाहिए जिससे कि इनका एक स्टैंडर्ड बना रहा है और ये स्पेसिफाइड हो सकें। किसके लिए ये स्टैंडर्डाइज किए जाने चाहिए? टू इंश्योर दैट, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट की रिपोर्टिंग इज कंसिस्टेंट एट ऑल लेवल। ये जो रिपोर्टिंग दी गई है ये सभी लेवल पर कंसिस्टेंट है, सही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? एक रिपोर्ट हुई जो हमें क्या बताती है? एक टाइम ऑफ लिमिट में एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बताती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखते हैं नेचर क्या है। नेचर हम बोल सकते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो पहला है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब देखिए हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, क्योंकि ये एक हमारी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को समराइज कर रही है, तो यानी कि इसमें हमारे जो फैक्ट्स होंगे वो एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसमें काम किया गया होगा। तो हम हमारी कंपनी में जो भी डाटा को रिकॉर्ड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो किस पर डिपेंडेंट होती हैं? डबल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है, अब वो डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंडेंट होती हैं, फिर हम अपने जर्नल्स बनाते हैं, जर्नल के बाद फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के बाद फिर हम अपना तलपट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने डबल एंट्री सिस्टम से अपने जर्नल्स बना दिए, फिर उसकी पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग करके फिर हमने तलपट बनाया, वहाँ से हमने अपना बैलेंस मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस से हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या बनाया? अपने प्रॉफिट को देखा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। और फिर बैलेंस शीट से हम क्या देखेंगे कि एट प्रेजेंट हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है हमारी कंपनी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कुछ ऐसी संख्याएं या ऐसे डाटा होते हैं जो कि हमारी जो बुक्स होती हैं अकाउंटिंग बुक्स उनमें नहीं लिखे जाते हैं, और जब उसमें नहीं लिखे जाते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं लिखे जाते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट में भी वो उनका यूज़ नहीं किया गया है। उसी तरीके से ऐसे भी कुछ डाटा होते हैं जिनको खाता पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, यानी कि जिनको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो वो भी उसमें नहीं आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हिंदी में बोलते हैं लेखांकन परंपराएं। तो कुछ ऐसी लेखांकन परंपराएं अथवा स्वीकृत सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन, जैसे को कि जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गैप जो होता है, ठीक है, ये को वित्तीय विवरण बनाते समय अपनाया जाता है। ठीक है, अब जिनको हमें हमेशा अपनाना ही होता है, जैसे कि स्टॉक का मूल्यांकन करना। स्टॉक का मूल्यांकन हम किस तरह से करते हैं? कॉस्ट, हमारी जो कॉस्ट आई है वो और हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो, दोनों में जो भी कम होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसी साल जो एक्सपेंसेस किए हैं या जो हमारे पास इनकम्स आई हैं, सिर्फ उन्हीं को माना जाता है, पुरानी चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता है। यानी कि जो सिर्फ इस साल किया गया है सिर्फ उसी को ही इसमें यूज़ किया जाएगा। और क्या हम इस करके चलते हैं कि जो हमारा रेडी माल होता है, जो हमने माल अपना बनाया है जो कि रेडी माल है, उसको लागत मूल्य पर ही हमेशा मूल्यांकित किया जाता है, कभी भी बाजार मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत यानी कि गैप होते हैं, कुछ हमारी अवधारणाएं होती हैं जो कि हम हमेशा उनको फॉलो करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्टुलेट्स। ये क्या होती है? हमारी अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, आपने जब अपनी अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट की होगी तो आपने अकाउंटिंग अवधारणाओं को पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारी पहली अवधारणा होती है कि जो हमारी कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि हमारी कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। इसी तरीके से हमारी जो मनी की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये इसकी अवधारणा है कि हमें इसको मान करके ही चलना पड़ता है। यह मान्यता भी है कि किसी संपत्ति का मूल्य उसके प्रयोग के साथ घटता जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी असेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, यानी कि उसमें डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा मान के चलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल जजमेंट। और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल जजमेंट पर भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, वैसे तो पर्सनली हम इसमें इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ जगह हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली तो हमारी जो स्टॉक होता है उसको हम दोनों में जो कम होता है उस पर ही हम दिखाते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पर हमको डिसीज़न लेना पड़े तो हम उन दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी जो स्टॉक है उसका जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसका हम लीफो फीफो ये सारे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, मार्केट वैल्यू मेथड, लीफो प्रथम आना प्रथम जाना एंड फीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, अंतिम आना प्रथम जाना। ये सारी जो चीज़ें, इन सब के डिसीजंस हमको तुरंत लेने पड़ते हैं, हमारे पर्सनल डिसीजंस होते हैं और जैसी सिचुएशन होती है हमें उसके अकॉर्डिंग कंपनी में ये डिसीजंस को लेना पड़ता है। अब इसके साथ ही हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि वित्तीय विवरण लेखांकन के व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे जो भी स्टेटमेंट होते हैं ये हमारे पर्सनल जजमेंट से प्रभावित होते हैं, यानी कि इन पे अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है और बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। अगर हमारा एक डिसीजन गलत हो गया तो फिर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा डिसीजन अच्छा हो गया तो फिर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आज हम यहीं पर ही इसको समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं, और इनके पुरानी वीडियोस के मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।